हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, थीम बेस्ड यानी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनते हैं, कैसे काम करते हैं और प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे बदल सकते हैं, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो थीम बेस्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? ये ऐसे विशेष नियोजित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सरकार नीतिगत रियायती देती है। इसके साथ पहले से ही तेज और बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स पास में ही मिलती है। एक्सपोर्ट प्लस घरेलू बाज़ार दोनों को टारगेट किया जाता है। तो ये मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट सेट करती है। तो इसका मतलब क्या है? तो काम, रहना, लॉजिस्टिक्स और बिजनेस सब एक इकोसिस्टम में कराना आता है। इन जोन्स की कॉमन विशेषता क्या होती है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, इसके साथ भरोसेमंद बिजली, पानी, डेटा, एक्सप्रेसवे, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, इसके साथ सरकारी एजेंसी द्वारा मास्टर प्लानिंग की जाती है और स्किल्ड बेस्ड रोजगार उपलब्ध किया जाता है। तो दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इम्पोर्टेंस और देश भर में इसका कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड होते गया है और इसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पे कैसे होने वाला है, इसका पूरा डिटेल और विश्लेषण आज हम इस वीडियो द्वारा करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, जैसे ईवी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस आदि। अब ये क्या होता है? जैसे फैक्ट्रियाँ, असेंबली प्लांट लगते हैं, ओईएम्स प्लस सप्लायर नेटवर्क बढ़ता है और आरएनडी और टेस्टिंग यूनिट्स शुरू हो जाते हैं। तो सरकार क्यों बनाती है? क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के हेतु से बनाती है। एक्सपोर्ट का बढ़ावा होना चाहिए और लार्ज स्केल रोजगार को उपलब्ध कराना, ये सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगर इसका हम प्रॉपर्टी का असर देखते हैं तो वर्कर हाउसिंग की मांग बढ़ती है। अफोर्डेबल प्लस मिड हाउसिंग तेज़ी से बिकने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ प्लॉट्स, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल शेड की वैल्यू बढ़ने लगती है। अगर हम ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं तो पहले शुरू में यह स्लो स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इसको स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन में देखा जाता है और स्पेकुलेशन कम होता है, एंड यूज़र डिमांड ज़्यादा बढ़ने को चांसेस होती है। दूसरा जो क्लस्टर है इसमें है लॉजिस्टिक्स और मल्टी मॉडल हब्स। ये क्या होता है? तो वेयर हाउसिंग पार्क, फ्रंट टर्मिनल, कोल्ड स्टोरेज, ई कॉमर्स, फुलफिलमेंट सेंटर्स, ये क्यों ज़रूरी होता है? तो तेज माल ढुलाई होना, सप्लाई चेन लागत कम कराना और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। कनेक्टिविटी, जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्रेसवे, फ्रेट रेल, पोर्ट और एयर कार्गो। इसका अगर प्रॉपर्टी का असर देखते हैं तो हाईवे फ्रंट ज़मीन महंगी होती है, ड्राइवर, स्टाफ के लिए हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है और इसके साथ साथ बजट होटल, ढाबा, रिटेल जो भी स्ट्रिप्स है ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो कैश फ्लो ओरिएंटेड एसेट्स का उभार होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो क्लस्टर है ये आईटी डेटा सेंटर, एआई पार्क्स का होता है। ये क्या होता है? तो जैसा हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बढ़ते हैं, क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सास और फिनटेक टेक कंपनियां आनी शुरू हो जाती है। अगर हम लोकेशन फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो आपका सस्ती और स्थिर बिजली होना ज़रूरी होता है, हाई स्पीड फाइबर का कनेक्टिविटी होना चाहिए, डिज़ास्टर सेल्फ जोन होता है और डेटा पॉलिसी सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी का असर की बात करते हैं तो हाई इनकम टेक प्रोफेशनल्स इस क्लस्टर में आते हैं, ग्रेड ए रेंटल्स की डिमांड बढ़ती है और को लिविंग और मैनेज्ड हाउसिंग शुरू हो जाते हैं। तो हाई रेंटल यील्ड प्लस स्टेबल कैपिटल ग्रोथ यहाँ दिखाई देती है। चौथा जो क्लस्टर है ये फिनटेक यानी बीएफएसआई डिस्ट्रिक्ट्स होता है। अब ये क्या होता है? तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनटेक स्टार्टअप्स, बैंक ऑफिसेस प्लस ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स शुरू हो जाते हैं। ये क्यों बनते हैं?
तो फाइनेंशियल सर्विसेज और क्लस्टरिंग इम्पैक्ट शुरू हो जाता है, टैलेंट और रेगुलेटरी सपोर्ट आता है। और इसका प्रॉपर्टी का अगर हम असर देखते हैं तो प्रीमियम ऑफिस स्पेस, मिड टू प्रीमियम रेजिडेंशियल डिमांड की ग्रोथ होती है और अर्बन कोर वैल्यूज़ में तेज़ ग्रोथ देखने मिलती है। पांचवा जो क्लस्टर है ये ग्रीन एनर्जी और ईएसजी जोन होता है। ये क्या होता है? तो ख़ास तौर पे सोलर, विंड पार्क, इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कंपोनेंट्स इस क्लस्टर में आते हैं। तो सरकार इस पे क्यों फोकस करती है? क्योंकि नेट ज़ीरो टारगेट्स सरकार को होती है, ग्लोबल ईएसजी फंडिंग होता है और क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो आमतौर पे देश को करने होते हैं जब हम ग्लोबल पीस या ग्लोबल एनवायरनमेंट की बातें करते हैं। इसका प्रॉपर्टी पर असर क्या होता है? तो रिमोट क्षेत्रों में डेवलपमेंट शुरू होती है, बेसिक प्लस स्टाफ हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है और इंडस्ट्री भूमि की मांग बढ़ने लगती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी ड्रिवन एप्रिसिएशन इस क्लस्टर में देखने मिलता है। अब इन जोन्स का वैल्यू क्रिएशन साइकिल अगर हम देखते हैं तो पॉलिसी अनाउंसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री एंट्री, जॉब क्रिएशन, हाउसिंग प्लस रिटेल डिमांड और स्टेबल प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन ये देखने मिलते हैं। अगर हम भारत को, अगर पूरा कंट्री को अगर हम देखते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से पॉकेट्स में कहाँ कहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं तो ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे हम फोकस करते हैं। क्या बन रहा है? तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स, OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इसके साथ MSME प्लस टीयर 2 और टीयर 3 सप्लायर्स बढ़ते हैं और R&D और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की यहाँ पे उपलब्धता रहती है। इसका मुख्य लोकेशन अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ में दिखाई देगा, कानपुर, झांसी, अलीगढ़ और आगरा में। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो चेन्नई, बेंगलुरु बेल्ट पे, इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये इस कॉरिडोर में देख सकते हैं, कोयम्बतूर और सालेम में। रियल इस्टेट पर क्या असर होगा? तो ये जब क्लस्टर डिफेंस कॉरिडोर्स धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं तो वर्किंग हाउसिंग बूम होता है, स्किल्ड प्लस सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ती है। 1 रूम किचन, 1 BHK या डॉर्मेट्री हाउसिंग की भारी मांग बढ़ते हुए दिखाई देती है। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट यह है कि रेंटल यील्ड में भारी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। फैक्ट्री वर्कर्स प्लस इंजीनियर्स इक्वल टू कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी इस क्लस्टर में दिखाई देती है, यानी रेंटल्स स्थिर होते हैं और कम वैकेंसी रिस्क रहती है। प्लॉट और वेयर हाउसिंग की डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो एंसिलरी यूनिट्स प्लस गोडाउन्स, टेस्टिंग लैब्स और स्टोरेज सेट्स इस क्लस्टर में आते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो स्लो बट स्टेडी एप्रिसिएशन यहाँ देखने मिलता है और गवर्नमेंट बैक्ड पॉलिसी कंटिन्यूएशन यहाँ दिखाई देता है। दूसरा अगर क्लस्टर देखते हैं, जो अगर हम भारत की पूरे देश की बात करते हैं कौन कौन से पॉकेट्स में आए, तो एक क्लस्टर और एक है, वो है EV प्लस बैटरी क्लस्टर्स। तो ये जो है ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु, गुजरात में दिखाई देता है। तो क्या बन रहा है इसमें? तो ये क्लस्टर में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, बैटरी गीगा फैक्ट्रीज बनते हैं, चार्जिंग इंफ्रा इकोसिस्टम इसके साथ डेवलप होती है और ऑटो प्लस एंसिलरी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट्स आते हैं। इसका अगर हम की हब्स देखते हैं तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो चाकंद, तलेगांव, औरंगाबाद, नागपुर, या अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो होसूर, श्री पेरुमुदर। इसके बाद गुजरात की अगर हम बात करते तो सानंद, ढोलेरा और वडोदरा, इस लोकेशंस में ये क्लस्टर्स दिखाई देते। इसकी अगर हम रियल इस्टेट का इम्पैक्ट अगर या असर देखते हैं तो डुअल वर्कफोर्स इफेक्ट दिखाई देता है, यानी ब्लू कॉलर फैक्ट्री असेंबली या वाइट कॉलर डिज़ाइन एंड R&D मैनेजमेंट यहाँ दिखाई देते हैं। हाउसिंग डिमांड कर्व की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एफोर्डेबल हाउसिंग एंट्री पॉइंट पर रहेंगे, मिड सेगमेंट हाउसिंग फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाई देती है और लिमिटेड लग्जरी सिलेक्टेड पॉकेट्स में डेवलप होते हैं। टाउनशिप और को लिविंग ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो शिफ्टेड बेस वर्क फ्लोस दिखाई देती है। इसके साथ रेंटल अपार्टमेंट्स प्लस PG प्लस को लिविंग और कैपिटल एप्रिसिएशन की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं
तो ईवी क्लस्टर्स इक्वल टू फास्टेस्ट इंफ्रा टू डिमांड कन्वर्जन यहाँ दिखाई देता है, यानी 5 से 10 साल में स्ट्रॉन्ग प्राइस कंपाउंडिंग रेट से बढ़ने को दिखता है। तीसरा जो क्लस्टर है ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक हब से गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये दिखाई देता है। तो क्या बन रहा है इस क्लस्टर में, तो खास तौर पे सेमीकंडक्टर फैब्स, चिप असेंबली और टेस्टिंग यूनिट्स, इसके साथ साथ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स बनते हैं। अगर हम की लोकेशंस की बात करते हैं गुजरात में तो ढोलेरा और सानंद में होता है। कर्नाटक में अगर बात करें तो बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में दिखाई देता है, और तमिलनाडु की बात करें तो श्री पेरुमुदुर बेल्ट में ये दिखाई देता है। रियल इस्टेट की अगर हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो सबसे पहला है कैपिटल इंटेंसिव इकोसिस्टम बढ़ती है। मैसिव इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड बट हाई पेइंग जॉब्स इस कैटेगरी या क्लस्टर में दिखाई देते हैं। स्टेबल रेंटल मार्केट, इसके साथ साथ इंजीनियर, साइंटिस्ट और ग्लोबल प्रोफेशनल्स की डिमांड या लोग आने लगते हैं। लॉन्ग टेन्योर रेंटल्स आपको यहाँ दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ प्रीमियम टाउनशिप डेवलप होती हुई दिखाई देगी, जैसे इंटीग्रेटेड लिविंग यानी स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप होती हुई दिखाएंगे। लो डेंसिटी हाई क्वालिटी हाउसिंग डेवलप होते हुए आप देख सकते हैं। नेचर और ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो स्लो स्टार्ट इनिशियली होगा, एक्सट्रीमली स्टेबल और स्टिकी एप्रिसिएशन दिखाई देगा। खास तौर पे लो स्पेक्युलेटिव वॉलेटिलिटी इस क्लस्टर में दिखाई देगी। चौथा जो है ये लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल यानी DMIC पोर्ट लिंक्ड जोन्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है कि मेगा हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, तो मेगा वेयर हाउसिंग जोन्स होते हैं, फ्रेट टर्मिनल्स, रेल और रोड प्लस पोर्ट कनेक्टिविटी। तो आपको ये लोकेशन स्पेसिफिकली की कॉरिडोर्स अगर हम बात करते हैं तो DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दिखाई देगा। JNPT मुंद्रा चेन्नई पोर्ट जोन्स में आपको दिखाई दे सकता है, और NH48 या NH16 बेल्ट्स में भी ये क्लस्टर आपको देख सकते हैं। रियल इस्टेट पे अगर हम इसकी लॉजिस्टिक की बात करें तो खास तौर पे वेयर हाउसिंग लैंड एक्सप्लोजन होता है, लार्ज लैंड पार्सल्स होते हैं इसमें, और लॉन्ग लीज टेनेंट्स यानी 10 से 20 साल का हम होराइजन पकड़ के जा सकते हैं। हाईवे फ्रंट रेजिडेंशियल बेल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस जोन में खास तौर पे ड्राइवर, लॉजिस्टिक स्टाफ और सुपरवाइजर्स की डिमांड बढ़ती है। एफोर्डेबल प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आती है, और कमर्शियल स्पिन्स ऑफ होते हैं, मतलब ट्रक टर्मिनल्स, बजट होटल्स और रोड साइड रेंटल्स में डिमांड बढ़ती है। तो इन्वेस्टर का एडवांटेज इस एरिया में या क्लस्टर में ये होता है कि अर्ली एंट्री इक्वल टू लैंड वैल्यू मल्टीप्लायर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ कैश फ्लो ओरिएंटेड एसेट्स का भी क्लास यहाँ डेवलप होता है। और जैसा हमने बताया कि डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं ये क्लस्टर की, तो भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉकेट में है, तो खासतौर पे नवी मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या पुणे, इसमें क्या बन रहा है, तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और सास हब्स। ये सिटीज़ क्यों इतनी रिलायबल है, तो ये रिलायबल है बिकॉज इसमें पावर कंसिस्टेंटली आती रहती है, फाइबर कनेक्टिविटी अच्छी है, स्टेट डेटा पॉलिसीज़ एकदम स्ट्रॉन्ग पुश ड्रिवन वाली होती है, और डिज़ास्टर रिसाइलेंट जोग्राफी यहाँ पे देखने मिलती है। तो अगर हम रिटेल इस्टेट का असर इस पर देखते हैं तो हाई इनकम वर्कफोर्स होता है, टेक आर्किटेक्ट्स, क्लाउड इंजीनियर्स और ग्लोबल MNC स्टाफ की डिमांड बढ़ती है। और जैसे हमने बताया कि ग्रेड A रेंटेड डिमांड बूस्ट होती है, तो प्रीमियम अपार्टमेंट्स, मैनेज्ड रेंटल्स और कॉरपोरेट लीजेस खास तौर पे यहाँ दिखाई देती है। को लिविंग और फ्लेक्स हाउसिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो यंग टेक वर्कफोर्स आती है, स्ट्रॉन्ग टू मीडियम स्टे प्रोफेशनल्स यहाँ दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है रेंटल यील्ड प्रोफाइल अगर हम देखते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट होता है, अमंग वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्राइस प्लस रेंटल कोरिलेशन इसका दिखाई देता है। तो क्रॉस जोन अगर हम कॉमन पैटर्न की अगर बात करते हैं तो जॉब्स क्रिएशन इक्वल टू रियल डिमांड, इंफ्रा फर्स्ट और हाउसिंग नेक्स्ट होता है। मतलब जहाँ पे भी डेवलपमेंट आती है तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसके बाद हाउसिंग या प्रॉपर्टी की डिमांड इम्पैक्ट होती है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे MIDC, सिडको या GIDC ये इस इंफ्रा को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं या प्रमोट करते हैं। एंड यूज़र ड्रिवन एप्रिसिएशन ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, प्रॉपर्टी वैल्यू बदलने का ये पूरा
मेकनिज़म होता है। तो अगर हम इसको फेज़ वाइज देखते हैं कि किस तरह से ये डेवलप होता है, तो फेज़ वन में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पॉलिसी की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट द्वारा होती है, जिसमें क्या होता है कि ये जो है सरकार स्पेसिफिक जोन या कॉरिडोर या पार्क की घोषणा करती है। उसके बाद लैंड यूज़ बदलता है, यानी इंडस्ट्रियल या मिक्स्ड यूज़ वो कंफर्म होता है, और मास्टर प्लान सार्वजनिक होता है। तो मीडिया प्लस इन्वेस्टर का ध्यान उस तरह से आकर्षित हो जाता है। ज़मीन और प्रॉपर्टी की अगर हम स्थिति देखते हैं तो ज़मीन सबसे सस्ती होती है शुरू में। हाउसिंग डिमांड अभी वास्तविक नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन सीमित रहते हैं। किसका इंटरेस्ट होता है, तो अर्ली इन्वेस्टर्स, लोकल लैंड होल्डर्स, हाई रिस्क स्पेक्युलेटर बायर्स। और प्राइस बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हल्की तेज़ी, लिक्विडिटी कम होती है और लॉन्ग होल्डिंग पीरियड ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क प्लस सबसे ज़्यादा अपसाइड देखने मिलती है। दूसरा जो फेज़ है ये इंफ्रा प्लस एमओयूज़ वाला होता है, यानी विश्वास बनने का चरण। इसमें क्या बदलता है, तो इसमें खास तौर पे रोड, फ्लाईओवर्स, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाता है इस फेज़ में। पावर, वाटर, ड्रेनेज, फाइबर प्लानिंग डेवलप होती है। बड़े एमओयूज़, एंकर कंपनीज एक दूसरे पे एमओयू साइन करती है। तो ज़मीन और प्रॉपर्टी का इसका असर देखा जाए तो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स का लॉन्च इस फेज़ में शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियल शेड्स, वेयर हाउसेस की मांग बढ़ने शुरू हो जाती है और डेवलपर्स एंटर करते हैं। प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो प्राइस मूवमेंट में 1.5 गुना से 2 गुना उछाल दिखाई देता है। ट्रांजैक्शन तेज होते हैं और स्पेकुलेशन से कॉन्फिडेंस की ओर शिफ्ट हो जाता है। यानी निवेशक प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स आते हैं, एचएनआईज आते हैं, डेवलपर्स और लैंड एग्रीगेटर्स इस फेज़ में एंट्री करते हैं। तो सबसे तेज कैपिटल एप्रिसिएशन का ये फेज़ होता है। फेज़ नंबर 3 जो है ये एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लक्स का होता है, यानी असल डिमांड का चरण। इसमें क्या होता है, तो इसमें फैक्ट्रीज और ऑफिसेस ऑपरेशनल होती है, वर्क फोर्स शिफ्ट होने लगता है। इसके साथ साथ डेली कम्यूट वर्सेस स्टे डिसीजन शुरू होते हैं। और हाउसिंग डिमांड पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एफोर्डेबल हाउसिंग सबसे पहले एब्जॉर्व होते हैं, फिर मिड सेगमेंट 2 BHK, फिर लग्जरी अभी सीमित होती है। रेंटल मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें रेंटल में तेज उछाल देखने को मिलता है, वैकेंसी कम होती है, यील्ड इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। यानी प्राइस बिहेवियर की अगर हम बात करें तो स्टेडी एप्रिसिएशन यहाँ इस फेज़ में हमें दिखाई देता है। एंड यूज़र एंट्री शुरू हो जाती है और वोलेटिलिटी कम रहती है, यानी सबसे सुरक्षित और टिकाऊ क्षेत्र या फेज़ इसे हम कह सकते हैं। और फेज़ जो 4 है वह है इकोसिस्टम मैच्योरिटी, यानी स्थिरता और स्थायी वैल्यू का ये चरण होता है। ये क्यों जुड़ा जाता है, तो ख़ास तौर पे इस फेज़ में स्कूल और कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल और क्लिनिक आना शुरू हो जाते हैं, रिटेल मॉल्स, डेली कॉमर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सोशल इंफ्रा की डेवलपमेंट दिखाई देती है। हाउसिंग प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो एंड यूज़र्स इस फेज़ में डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। टाउनशिप कल्चर आना शुरू हो जाता है, अपग्रेडेशंस होते हैं 1 BHK से 2 या 2 से 3 BHK में। प्राइस बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो एप्रिसिएशन स्लो होता है बट स्टिकी रहता है, क्रैश रिस्क बहुत कम होती है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग यहाँ दिखाई देती है। तो कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा लाभ होती है, अब इस पे अगर हम एक फेज़ में देखते हैं तो रेंटल हाउसिंग में 1 to 2 BH कर्मचारियों के लिए बेनिफिट रहता है। प्लॉटेड डेवलपमेंट्स शुरुआती निवेशों के लिए ये आकर्षित करता है। वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल शेड्स, इसमें अगर हम बात करें तो लग्जरी केवल तभी जब वाइट कॉलर डेंसिटी पुख्ता हो, तो ये बेनिफिट उसका होता है। अब देखते निवेशों के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। तो जोन से 5 से 15 किलोमीटर रेडियस देखें, कोर से नहीं। इसके साथ साथ आपको जो ये रेडियस देखना है, इसके साथ 10 से 15 या 10 से 12 साल का एक नज़र या होराइजन पीरियड आपको रखना है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, रोड प्लस रेल प्लस पोर्ट और एयर, इसके साथ साथ गवर्नमेंट बैक्ड मास्टर प्लानिंग समझना ज़रूरी है, चाहे वो सिडको हो, MIDC हो या GIDC हो। तो इसमें आपको ये कैटेगरी में ये पूरा समझना है। तो दोस्तों,
इस तरह से हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कौन कौन से क्लस्टर्स आते हैं, इसकी डेवलपमेंट फेज वाइज कैसी होती है, कौन कौन से इंडिया में के पॉकेट्स में क्लस्टर्स डेवलप हो चुके हैं और इसका प्रॉपर्टी मार्केट पे किस तरह से असर हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो द्वारा ली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस तरह से अपडेट करेंगे हम आपको टाइम टू टाइम नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।